हेलो। तो कैसे हैं आप फिर? अभी हम स्टार्ट करते हैं जो 12th की बायो है उसका फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। मेनली हम जीवों में जनन को दो टाइप्स में बांटा करते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो पेरेंटल इकाइयाँ होती है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। एक गैमेट को मेल गैमेट कहते हैं और दूसरे को फीमेल गैमेट कहते हैं। ये जब फ्यूजन होता है तो इनसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से आगे जाइगोट बनता है और वो पूरी प्रोसेस होती है। इनके बारे में आज अब हम बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली लाइन लिखी है, प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। सही बात है, बिल्कुल। प्रत्येक जीव लिमिटेड टाइम तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। एक बात ध्यान रखनी है, जीवन अवधि किसे कहते हैं? यानी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है ना, वो जीवन अवधि कहलाता है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। वो हम आगे जब भी डायग्राम आएगा उससे डिस्कस कर लेंगे। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या ये दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि ये अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीव की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से कोई संबंध नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कौवा और तोते का उदाहरण आगे स्पष्ट हो जाएगा कि जीव की जीवन अवधि में साइज कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष की जीवन अवधि और पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम है। यानी आम का वृक्ष है जो पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम उसकी जीवन अवधि है। जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। ये बात सही, लेकिन ये बात एक कोशिकीय जीव पर लागू नहीं होती। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना। यानी ये एक, यहाँ पे थोड़ा सी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि जो प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, ये एक कोशिकीय जीवों पर लागू नहीं होती, यानी यूनिसेलुलर जीव पर लागू नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये चीज स्पष्ट भी कर दी कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। ये देखिए, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये एक प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादप तथा पशु पक्षियों की विभिन्न की विशाल संख्या विद्यमान है। ये तो बिल्कुल सही बात। जीवित जीवों में कुछ प्रतिक्रिया अवश्य ऐसी है जिनमें ये निरंतर सुनिश्चित होती है कि यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं, ये निश्चित मानते हैं। जी बिल्कुल। अब आगे देख आगे इसके बारे में क्या बता रहे हैं। ये आपको डायग्राम है जो फिल करना है। हाथी, गुलाब, कुत्ता, कौवा। देखो इसमें तितली का 1 से 2 हफ्ता बता रखा है और कौवा बता रखा है 15 वर्ष। ठीक है, गाय 10 वर्ष लिख लेना। और देख लो तोता बता रखा है 140 वर्ष। ये देखो साइज दोनों का लगभग सेम है, फिर भी एज में कितना डिफरेंस है। तोता 140 वर्ष और कौवा 15 वर्ष। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो लाइफ टाइम यानी जीवन अवधि है उसमें साइज कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद मगरमच्छ 60 वर्ष, फल मक्खी 7 दिन, कछुआ 100 से 150 साल। ये जो 1.1 है वो डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आता है जीवों में जनन को। यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक से छोटी संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, इसके बाद नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है।
जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं। आप बाद में अध्याय 5 जेनेटिक्स में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सर्जित या वंशानुगत होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी हम 5 नंबर चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर है वो किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। और इस पेरे में ज़्यादा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यही बताया गया है कि बस एक जो जीव है वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, वो भी जीव पैदा करने लग जाता है, यानी एक निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहती है। जीव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह रूप से उत्तरदायी है। जनन क्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ तथा इसकी अनुपस्थिति में हो तो अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही डेवलप कर रहा है। जैसे एक जीव है वो एक जीव को डेवलप कर रहा है तो वो युग्मक निर्माण द्वारा भी कर सकता है, यानी गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा, या फिर वो बिना गैमिट फॉर्मेशन भी कर सकता है, जैसे अमीबा हो गया। ये हो गया अलैंगिक जनन। यानी मेनली बात ये है कि अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंटल स्पीशीज होगी। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नर तथा मादक गैमिट में फ्यूजन होता है तो लैंगिक जनन कहते हैं। यानी नर और मादा जब भी इन्वॉल्व होंगे तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सही बात है, पहले भी बता दिया गया कि एकल जीव है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान भी होती है। ये लाइन थोड़ी अंडरलाइन कर लेना। एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एक दूसरे के आनुवंशिक रूप से समान अथवा भिन्न होती है। अकालिक तथा आनुवंशिक रूप से जो यानी अलैंगिक जनन है ना, उसमें कभी भी वेरिएशन नहीं आती, यानी विभिन्नताएं नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही जीव है तो विभिन्नताएं कैसे आएगी। तो इसमें क्या है, जो एक जीव है वो दूसरे जीव के जैसा सेम टू सेम दिखे तो उसके लिए एक क्लोन शब्द बनेंगे, उसे हम क्लोन कहते हैं। यानी दो सेम ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन कहते हैं जो आनुवंशिक रूप से समान हो। क्लोन किसे कहेंगे? आनुवंशिक रूप से समान हो। और रही बात अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्यों नहीं आती, इसका मतलब यह है कि अलैंगिक जनन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जीन विनिमय नहीं होगा, जीन विनिमय नहीं होगा तो विभिन्नता भी नहीं आएगी। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, इसकी वजह से विभिन्नताएं आ जाती हैं। आइए जीव के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। परजीव तथा एक केंद्रक जीव, प्रोटिस्ट एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो भाग में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। इन जीवों में समसूत्री विभाजन एक प्रकार से जनन की प्रक्रिया है। यानी जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है ना, उनमें अलैंगिक जनन किससे पाया जाएगा? मोनेरा और प्रोटिस्टा है उनमें अलैंगिक जनन द्विविभाजन विधि या विखंडन विधि द्वारा पाया जाएगा। ठीक है, इनमें विखंडन विधि के टाइम समसूत्री विभाजन होगा। बहुत से एक कोशिकीय जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है। ये देख लीजिए, जैसे अमीबा का ये डायग्राम दिया गया है। तो इस डायग्राम में आप देख सके पहले एक की अमीबा था, ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें डिफरेंस कहाँ से होने लगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये जो इसका केंद्रक है वो थोड़ा ऐसे चपटा होने लगा। ठीक है, उसके बाद में केंद्रक चपटा होने के बाद में आगे देख सकते हो आप इसमें
स्पिंडल फाइबर यानी जो स्पिंडल तंतु है वो बनने स्टार्ट हो गए इस फेज में। देखो उसके बाद में ये तो केंद्र के वो अलग अलग हो गए और लगभग रेप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया। देखो ये यहाँ पे जो खाद्य धानी ये उसमें भी है, उसमें भी इसे वैक्यूल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर ये दो अलग अलग जीव का निर्माण हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार ये आप देख सकते हो ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में ये एक जनन सेल है, जनन सेल है। ये इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये है, और ये इसमें वैक्यूल पाई जाती है। जैसे देख लो दूसरे स्टेप में आप देखो जो इसमें है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये बीच में से यानी आधा आधा डिवाइड हो रहा है। इसमें ये देखो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिवाइडेशन हो गया, और इसको कहते हैं बड। बड यानी कलिका। ये जो एक प्रकार की नई है वो कलिकाएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ईस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विविखंडन। और जो भी एग्जाम्पल है जैसे प्रोटिस्टोरा, मोनेरा है, इसमें खंडन विधि पाई जाती है और समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लेना। फिर आता है ये डायग्राम। इसमें देखो ये जो पहला डायग्राम है ये है क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु है। ये अलैंगिक चल बीजाणु यानी इसमें स्पोर्स तो बनते हैं, लेकिन ये जो है वो यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म भी इस स्पोर्स डेवलप कर सकता है। यानी जो एक एकल जीव है वो भी युग्मक बना सकता है। ये इसमें दो फ्लैजिला है और ये मूवमेंट दर्शाते हैं। ठीक है, और ये 2 नंबर जो है ये पेनिसिलियम में कोनिडिया। ठीक है, ये पेनिसिलियम में कोनिडिया, और ये बिखर जाते हैं और इनका प्रकीर्णन हो जाता है, इससे ये भी आगे जनन कर लेते हैं। हाइड्रा में मुकुलन। ये हाइड्रा ये तो आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा। ये हाइड्रा, इसमें ये छोटी सी कलिकाएं निकलती है और ये इसका मुख हाइड्रा में मुकुलन होता है। ये जो है ना इस स्पंज में जेम्यूल स्पंज। स्पंज में क्या होता है? जेम्यूल स्पंज ये एक घड़े के समान होता है। इसको यानी घड़े की आकृति में भी बोला जाता है। ये घड़े के समान, ये देख लो, ये इसका ढक्कन हो गया और ये पूरी कवरिंग हो गई, और ये इसके एग्स होते हैं। ये एग्स होते हैं और जैसे ही ये ढक्कन खुलेगा तो ये एग्स का यहाँ से प्रकीर्णन हो जाएगा, जिससे आगे भी और ये पूरी तरह से फैल जाएंगे। ठीक है, ईस्ट में ये विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिका उत्पन्न होती। ये हमने पढ़ लिया। जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती बिल्कुल, और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है। पादाब यानी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो संकुचित कर लेता है और आकार में छोटा हो जाता है। इस लाइन में काफी डाउट रहता है। तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुट्टी या शिस्ट कहते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि जो अमीबा है वो विषम परिस्थितियों में अपने पादाब संकुचित करता है तथा परिक्षेत्र में त्रिस्तरीय, कितने स्तर की? 3 स्तर का कठोर आवरण स्थित करता है, जिसे पुट्टी या शिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? पुट्टी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुनरागमन पर पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित तथा अन्य सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु अमीबाब यानी सूडोस्पोरसिस उत्पन्न करता है। पुट्टी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। इनमें अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। और जो अमीबाब होते हैं उससे क्या कहते हैं? सूडोपोडोस्पोरोसिस। इससे आगे देखते हैं हम। फिर आगे ये जो भाई देखो आलू है, आलू में आंख पाई जाती है। ठीक है, इसे अंकुरणशील आंख कहते हैं। ये कलिकाएं होती हैं। फर्स्ट देख लो आलू की आंख, ठीक है। और ये जो सेकंड बेदेर का ये है अदरक का। अदरक में क्या जाए? अपस्थानिक मूल पाई जाती है और इसमें भी कलिकाएं पाई जाती है। जो अदरक में धारी सी दिखाई देती है ना, उसे पर्वसंधि भी कहा जाता है। ये जो 3 नंबर डायग्राम है ये है अगेव का बुलबिल। ये अगेव में बुलबिल पाया जाता है। ये आपको मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद में ये है ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी अपस्थानिक कलिका किस में पाई जाती है? ब्रायोफिल्म। इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, पत्थर चट्टा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और ये है वाटर आइसित। वाटर आइसित में भूस्तारिका पाई जाती है, यानी इसे बंगाल का आंतक भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से जल के ऊपर फैल जाती है और जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको कम कर देती है, जिससे वहाँ पे जो जलीय जीव है वो मर जाते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही जल में घुलनशील कम होगी तो बीओडी का मान भी कम हो जाएगा। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचना द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचना अलैंगिक चल बीजाणु यानी जूस स्पोर जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। जो अन्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया जो पेनिसिलिन में पाई जाती है, कलिका हाइड्रा और जेम्यूल स्पंज, इनको आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यदि क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोजित है। कायिक जनन क्या होता है? किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, या यानी उसका एक से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाना। जैसे गन्ने को यदि आलू को काट के लगाया जाए तो उससे आलू वापस निकल जाता है, तो इसे कायिक जनन या कायिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जंतु तथा असाधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक परिवर्तन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तारिका सर प्रकंद सरजोम्स कहते हैं, सरकंद बल्ब भूस्तारिका भूस्तरी को ऑफसेट कहते हैं, सभी नई संतति पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचना कायिक परिवर्तन प्रोपैगुल कहलाती है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो जैसे ऊपरी भूस्तरिका परकंद, ये शकरकंद और बल्ब और भूस्तरिका ऑफसेट, ये सभी कायिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कायिक परिवर्तन यानी प्रोपैगुल कहलाते हैं। चूंकि इन संरचना को निर्माण में 2 जनन भाग नहीं लेते, अतः ये अलैंगिक जनन ही होगा। आप देखते हो जैसे यानी ये जो अदरक और हल्दी होती हैं, इनमें जब भी यानी ये पैदा होती है तो इनमें 2 संरचनाएं भाग नहीं लेती, एक ही संरचना भाग लेती, इसलिए ये भी एक प्रकार का कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन भी अलैंगिक जनन ही है। ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया एनसीईआरटी ने। ठीक है, कुछ जीवों में यदि शरीर के अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि के लिए नए जीव विकसित हो तो संतति उत्पन्न होने में संक्षेप होती है। जैसे हाइड्रा, आप हाइड्रा के जितने भी टुकड़े कर दोगे वो उतना ही अलग अलग जीव बन जाएगा। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन पाया जाता है। क्वेश्चन भी आता है पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देख, आपने निश्चित तौर पर जलाशय में महाविपत्ति वाटर आइसित तथा बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर आइसित है जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। इसके बारे में आप इकोलॉजी यानी जो 13 वर्ष अध्ययन उसमें पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लगेगा इस पादप को भारत में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि ये कायिक परिवर्तन द्रुत गति से करता है तथा अल्प समय में संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और पूरे जलाशय को ढक देता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब मेनली इसके बारे में क्या है वो समझ लेते हैं। ये बंगाल का आतंक आखिर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। वो इसे भारत क्यों लाया गया? क्योंकि इसके जो शानदार पत्तियों की डिजाइन और जो फूल थे ना उसके लिए उसको भारत ले आए। और ये क्या है कि जो ठहरा हुआ जल है ना उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है, जिसमें क्या है वहाँ पे जो ठहरे हुए जल में ऑक्सीजन की घुलनशील मात्रा है उसको ये कम कर देता है, जिससे मछलियाँ मर जाती है। बस इतना सा इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे देख लेंगे। क्या आप इस रोचक तथ्य से परिचित है कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार होती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका बड जिसे आंख भी कहते हैं से केले तथा अदरक से प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? आप ध्यानपूर्ण उपयोग सूचीबद्ध पादपों में विकसित होने वाले
पादपां छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान का निर्धारित करने का प्रयत्न करें तब पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरण स्तंभों में उपस्थित पर्व संध्या नोड से उत्पन्न होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो भी नया पादप बनता है वो पर्व संधि या नोड से ही बनता है। ठीक है, ये पर्व संध्या नमी युक्त मृदा तथा जल के संपर्क में आती है तथा इनके मूल रूट्स तथा नए पादप निर्माण हो जाते हैं। अब आपको यदि पूछा जाए कि नए पादप का निर्माण किससे होता है कायिक जनन में, तो नोड्स या पर्व संधि से होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियां में कटे किनारे से अपस्थानिक एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ब्रायोफिल्म जो पत्थर चटा है उसमें जो पत्ती का किनारा होता है कटा फटा, यदि उसकी पत्ती टूटकर कहीं जमीन में गिरी और उपयुक्त वातावरण जैसे नमी और जल है तो वहां पर भी वो एक नया प्लांट बन जाएगा। इसे कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं किस में उत्पन्न होती है? पत्थर चटा या ब्रायोफिल्म में। माली लोग या किसान पादपों के इस गुण के सामर्थ्य का भरपूर लाभ उठाते हैं तथा पादपों को बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हैं। ये इस बात को अच्छी तरह से वही समझ सकता है जो किसान है, यानी लगभग हम भी किसान फैमिली से, मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। इस गुण का अच्छी तरह से लगभग पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन है उसमें ये लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए अलैंगिक जनन है वो सामान्य जनन की विधि है। जैसे कि शैवाल तथा फंजाई में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ से पूर्व ही जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रखने में सहायता करती है। लैंगिक जनन से क्या होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर हो जाता है, इसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सहायता करता है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलता पूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां अलैंगिक और लैंगिक जनन द्वारा देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही पाई जाती है। देखिए, जो यानी बड़े वर्ग के पादप है जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और छोटे जैसे एल्गा, ब्रायो, टेरिडो, यानी सभी प्रकार के पादपों में लगभग देखा जाए तो लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही पाए जाते हैं। जबकि हम बड़े प्रकार के जीवों में यदि देखा जाए तो अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। जैसे आप ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है अधिकांश जंतुओं में। आप हमारे आसपास के जो मैमल्स है, लगभग पूरे मैमल्स क्राइटेरिया, पूरा मैमल्स का क्राइटेरिया लेते हैं तो उसमें भी आप देख लो कि लैंगिक जनन की विधि महत्वपूर्ण होती है। अब आते हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन से काफ़ी इसमें जटिलताएं होती हैं। इसमें क्या मादा द्वारा प्रोटेक्शन भी देना होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव तथा अभिमुखी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव द्वारा नर तथा मादा गैमेट का निर्माण शामिल है। लैंगिक जनन क्या मतलब होगा? जैसे होमो है ना, एक पूरी होमो जाति को यदि यहाँ पर लेते तो होमो होमो में ही ओनली फॉर जनन कर सकता है। ऐसे नहीं कि होमो है वो दूसरी जाति से जनन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यानी मैमल्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया हो गए, जैसे यानी आप इसमें देखोगे कि बेल से एक भैंस का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, वैसे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करती है। यदि मान लो हम दो जनरेशन लेते हैं और दो जनरेशन की कनेक्टिविटी, यदि कनेक्टिव लिंक देखें ना, दो जनरेशन की योजक कड़ी, तो उसे भी जाइगोट को ही कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, दो जनरेशन की जो कनेक्टिव लिंक है उससे उस जाइगोट को ही कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण करते तथा आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वे अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। पादप तथा जंतु अथवा फंजाई जैसे विविध रूपी जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि
ये बाह्य आकार की आंतरिक संरचना और शरीर विज्ञान क्रिया में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब ये अलैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब एक जैसा ही पैटर्न अपनाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि आइए हम उन पहले सामान्य विशिष्ट चर्चा पर इन विविध जीवों में सामान्य है। तो बस आज के लिए इतना ही। इससे क्या है, आपको अलैंगिक जनन कंप्लीट होगा। इससे आप अलैंगिक जनन के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें वैसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने लायक तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ये बहुत ही सरल टॉपिक है। इसमें आप थोड़ा सी शुरुआत वाला लाइफ स्पैन वाला ध्यान रख लेना। और लाइफ स्पैन में कौन सा वाला, जो ये बोला ना आकार में, यानी ये वाला, इससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। इसमें जो यानी साइज पे डिपेंड नहीं करता, तोता और कौवे वाला, ठीक है। उसके बाद में पीपल का पेड़ और आम का पेड़, ठीक है। ओके, इस पेज में बस ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा। अब यदि इस पेज की बात करें तो इस पेज में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें जो ये जनन के बीच में डिफरेंस बताया गया है ना, यानी ये पैरा, इस पैरे को थोड़ा सा पढ़ लेना, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इनकी दो की परिभाषा बता रखी है, सो ये इम्पोर्टेंट है। और यदि हम यहाँ पे देखा जाए अलैंगिक जनन, तो इसमें आप यानी ये भी क्लोन शब्द की, क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन उन्हें कहते हैं जो आनुवंशिक रूप से तथा आकारिक रूप से समान हो। आनुवंशिक तथा आकारिक रूप से समान हो, इन्हें ही क्लोन कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आप अमीबा को देख रहे हो। इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यानी ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसमें मेंशन कर नहीं रखा है। और ये फिर हाइड्रा है, हाइड्रा में कलिका बड, ये आपको मैंने उस टाइम भी समझा दिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेना। और इसमें यानी जो प्रोटिस्ट और मोनेरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटिस्ट और मोनेरा, इसमें दो सेल नए जीव को जन्म समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा देती है, ठीक है, एकल कोशिका होती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में इन डायग्राम में थोड़ा सा देख लेना। और ये जो है ना, स्पंज में जेम्यूल, ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये पेनिसिलियम में ये कोनिडिया, ये भी पूछा जाता है। और ये तो हाइड्रा का हो गया, हाइड्रा में जो बड निकलती वो होगी। और ये क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु है, और इसमें ये दो फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें जो है ना, ये पैरा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको बता दूं मैं, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये जो है ना, वो विषम परिस्थितियों का जिक्र कर रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा दोबारा देख लेना। विषम परिस्थितियों में अमीबा, अब ये जो अमीबा है अपने पादाब संकुचित कर लेता तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण, कितना त्रिस्तरीय, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्थिरार्थ करता है, जिसे पुट्टी या शिष्ट कहते हैं, इसे पुट्टी भवन कहते हैं, ठीक है। और ये बीजाणु जनन कहलाता है, बिल्कुल ये तो आपको बता दिया। और इन थोड़े से डायग्राम पे ध्यान दे लेना। ये आलू में अंकुरनशील कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो अदरक में अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं, ये बुलबुल का अवयव है, ये ब्रायोफिलम है। और ये वाटर आइसित है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इसमें ध्यान रखना कि जो ब्रायोफिल्म है, इनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फंजाई जगत के सदस्य साधारण अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इसमें देख लो, कोनिडिया बता रखा है पेनिसिलियम द्वारा, कलिका हाइड्रा में, और जेम्यूल में स्पंज, ठीक है। अलैंगिक और उसमें कायिक परिवर्तन की कई के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके बारे में आप इसमें आगे देखते हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ये पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना कायिक परिवर्तन के। और इसके बारे में, इसको तो वाटर आइसिस के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया, ठीक है। और बस ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। ब्रायोफिल्म यानी ये जो अपस्थानिक पाई जाती है, पर्वतसंधियों से निकलती है, ठीक है। लैंगिक जनन, तो कल फिर हम दोबारा यानी जो हमारा नेक्स्ट जो
टॉपिक होगा वो लैंगिक जनन ही होगा। ठीक है, आप यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर देना अपने जो भी आपके पास गाइड है। ठीक है, ओके।